हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज मैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो इसके अंदर हम एक सिंपल एटम से कम्प्लेक्स इंडिविजुअल तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को जानने की ज़रूरत है वो ये है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लाइफ। लाइफ इज़ बेस्ड अपॉन एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए में हासिल होती है। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एलिमेंट्स के ऊपर बेस किए होते हैं। और अगर आप देखें कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं दुनिया में, तो वो 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग हैं। और इन 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स जो है वो बनाते हैं। बायो एलिमेंट्स को हम लोग दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक है मेजर एलिमेंट्स, दूसरे हैं माइनर एलिमेंट्स। तो अब इन 16 में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम मेजर एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये लोग बॉडी का 99% मैस जो है करते हैं। इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फिर फास्फोरस आता है। अब आपने इसको याद कर लेना है कि इसकी परसेंटेज 65%, फिर 18, 10, 3, 2, 1। ये हर सूरत आप लोगों ने याद करना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को मैं इसका एक तरीका दूं याद करने का, तो उसका तरीका ये होगा, हम सब लोग बचपन में खेलते रहे हैं ऊंच नीच का पहाड़। तो इस के ज़रिए आपके लिए ये याद करना आसान हो जाएगा मेजर एलिमेंट्स। अच्छा, अब आते हैं माइनर एलिमेंट्स की तरफ। तो 16 में से 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं, और ये लोग बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। और इसके अंदर पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। और अब इनकी परसेंटेज आपके सामने है। अब अगर मैं आपको इसका भी याद करने का तरीका बताऊं, तो आपने याद रख लेना है कि यार जो पोटेशियम है वो 0.35% है, उससे आपने 0.10% माइनस करना है तो 0.25% आएगा। सोडियम और क्लोरीन के बारे में तो हम जानते ही हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl ये दोनों हमेशा इकट्ठे ही होते हैं सॉल्ट के अंदर। तो इन दोनों की परसेंटेज आपने याद कर लेनी है कि 0.25 से 10 माइनस करेंगे यानी 0.10, तो आपके पास इन दोनों की परसेंटेज आ जाएगी। फिर इससे 0.10 माइनस करेंगे तो मैग्नीशियम की आ जाएगी, और फिर 0.004% जो है वो आयरन की परसेंटेज हमें मिल जाएगी। इसके अलावा आयोडीन, जिंक, कॉपर और मैंगनीज ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम अब पढ़ने जा रहे हैं, और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है एटॉमिक पार्टिकल। अब एटॉमिक पार्टिकल्स वो होते हैं जिनके मिलने से एटम्स बनते हैं, और ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। बेसिकली ये तीनों ही होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट करते हैं। अब आते हैं इसके बाद एटम्स। एटम्स वो होते हैं जो कि इन एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बनते हैं। और ऑल लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स आर फॉर्म्ड बाय सिंपल यूनिट्स। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, दुनिया की हर चीज़ एटम्स के मिलने से ही बनती है। इसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि मॉलिक्यूल्स। तो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी यही जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके मिलने से हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये कम्बिनेशन आयनिक या फिर कवलेंट बॉन्डिंग के जरिए होता है। और आयनिक या कवलेंट बॉन्डिंग को आप लोग 9-10 में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। और इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर मोस्ट कॉमन जो है मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके बाद अगर हम मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की तरफ चलें, तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के एतबार से उसकी क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसमें स्टार्च और प्रोटीन्स शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स को देखें तो वो होते हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो शामिल है। अगर आप लोगों को इसका डिफरेंस पूछा जाए तो आपने दरमियान में लाइन लगा के लिखना है, 2 से 3 पॉइंट्स हर सूरत आपने लिखने, फिर आपको इसके 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अच्छा, अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाएं, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसरोल्स, ग्लूकोज और न्यूक्लियोटाइड्स जैसी चीज़ें शामिल हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में ATP, AMP और ADP होता है। इसके अंदर 3 फॉस्फेट होते हैं, इसमें 2 फॉस्फेट और इसमें 1 फॉस्फेट होता है। यही वजह है कि इसके साथ ट्राई, इसके साथ डाई और इसके साथ मोनो लगा होता है।
ऑर्डिनाइन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन उनके अंदर इकट्ठे नहीं पाए जाते। इसके अंदर एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो शामिल है। वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में भी थे और वो यहाँ पे भी एग्जाम्पल में आ जाएंगे। आपने यही 2 एग्जाम्पल लिखनी है तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाता है हमारा सेल और ऑर्गेनल लेवल। अब डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे मिलते हैं एक पर्टिकुलर वे में तो वो सेल्स और उनके ऑर्गेनल्स बनाते हैं। सेल क्या होता है? सेल जो है ये बेसिकली यूनिट ऑफ लाइफ है। ये एक बहुत ही कमाल का एमसीक्यूज है और हो सकता है आपसे ये पूछा जाए, आपने इसको हर सूरत याद करना है और ये इस चीज़ को याद रखना है। ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है। ऑर्गेनेली की बात करें तो वो स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये सब ऑर्गेनेल्स आप लोग बायो के 4th चैप्टर के अंदर जाके मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपको पढ़ाऊँगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स के अंदर अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिसेलुलर आते हैं ऑर्गेनिजम्स, कोलोनल ऑर्गेनिजम्स आते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है जो कि सिर्फ एक सेल से बने होते हैं और इसमें बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा जैसी चीज़ें शामिल हैं। जबकि अगर हम कोलोनल ऑर्गेनिजम्स देखें तो इनके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और इसकी एग्जांपल में वॉल्वॉक्स जो है वो एक बहुत ही काबिल ज़िक्र चीज़ है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, यानी बेशबहार सेल, और इसके अंदर ह्यूमन शामिल है। हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। बेसिकली इनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ये एमडी कैट का भी एमसीक्यू है, इसको आपने याद रखना है। इनके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स। और एक और बात, राइबोसोम एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं है। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज पाई नहीं जाती हैं। तो राइबोसोम्स क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं है, यही वजह है कि ये इसमें होती है। जबकि यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जो है वो पाई जाती हैं। इनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस होना जो है वो लाजमी है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया शामिल है, आपने याद करना है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ये भी चीज़ हम 4th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे क्योंकि उसी के अंदर इसका जिक्र किया जाए तो बेहतर है। यहाँ पे सिर्फ वीडियो लंबी करने का होगा, उससे आपको उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जो वहाँ पे मैं दे सकता हूँ आप लोगों को। अगर हम इसके बाद हमारे पास आता है टिश्यू लेवल 5वें नंबर पर। अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आएँ जो कि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हों तो उनके मिलने से हमारे पास एक टिश्यू बनता है। अब एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ की एग्जाम्पल देखें तो जाइलम जो कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है और फाइलम जो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास आ जाएंगे ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो कि हार्मोनल सेक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं और मस्कुलर टिश्यूज़ जो कि मूवमेंट ऑफ एनिमल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज़ आप लोगों के ज़रूरी है, इसको याद रखना। आसान सांस के छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों को आप लोग लिखते भी जाएं, रजिस्टर साथ रखा करें। तो जब आप लोगों का पेपर आएगा या टेस्ट होगा, अगर आप लोग इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बैठ के आपके लिए पेपर करना आसान होगा। इसकी तैयारी भी जल्दी आप लोग फिर कर लिया। अब हमारे पास आता है ऑर्गन। अब एक ऑर्गन क्या होता है? डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस अगर इकट्ठे हो जाएँ तो उनके ज़रिए से जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ऑर्गन कहते हैं। ये एक इकट्ठा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है और इसे हम ऑर्गन कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें स्टमक आ जाएगी जो कि एक ऑर्गन है एनिमल्स के अंदर। और स्टमक के अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो वो स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनमें, जबकि अंदर वाले लेयर की बात करें तो उसके अंदर सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। ये 2 टिश्यूज़ हैं जिनके मिलने से ये स्टमक बना हुआ है। तो सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं? ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज़ सिक्रीट करते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी के पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जाने वाला बहुत ही ऐसा एमसीक्यू है जो कि बड़ी दफ़ा पूछा गया है। और इसके अलावा एमडी कैट के अंदर भी ये चीज़ आ सकती है। स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्स ऑफ स्टमक को, मिक्स करते हैं फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये और क्या करते हैं, ये इट पुशेस द डाइजेस्टेड फूड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड। अब
अगर हम यही ऑर्गन्स की एग्जांपल प्लांट्स के अंदर देखें तो उसमें हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, लीफ, स्टेम और फ्लावर्स आ जाएंगे। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऐसे ऑर्गन्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, अगर वो लोग आपस में मिल जाएं तो उनके मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इसमें शामिल होता है। ये चीज़ याद कर लेनी है। और आपको मैं बता दूं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। 90% चांस यही होता है कि यही वाला लॉन्ग आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा जाए। इसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के पास अब कौन कौन सी खसूसियात होती हैं? इसके अंदर इंडिविजुअलिटी होती है, यानी कि डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं दूसरे इंडिविजुअल्स से। दूसरा, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि इसके प्रोसेसेस, फंक्शंस और एक्टिविटीज़ जो कि बॉडी की होती हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। यानी एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। आपको पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, हमारी रेस्पिरेशन भी बढ़ जाती है, सांस यानी हम बहुत जल्दी जल्दी लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सांस क्यों चढ़ता है? ये इसलिए होता है ताकि हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा हो मसल सेल्स की तरफ। अब कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स के अंदर नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो किन चीज़ों से बना होता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स शामिल है, इनके ज़रिए से नर्वस सिस्टम बना होता है। अब एनिमल्स के पास कोऑर्डिनेशन के लिए दूसरी चीज़ केमिकल सिस्टम होता है जो कि ग्लैंड्स से कंपोज होता है। अगर यही हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स के अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही पाया जाता है। अब अगर हम पॉपुलेशन लेवल की तरफ जाएं जो कि हमारे पास हमारा 9th लेवल है, तो सबसे पहले हमें इससे जानने के लिए ज़रूरी है कि हम स्पीशीज़ के बारे में जानें कि एक स्पीशी क्या होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और पॉपुलेशन लेवल जो है वो कम्युनिटी लेवल के साथ मिलकर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब इसको समझें। स्पीशी ऐसे होती है कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीड फ्रीली कर सकें, इकट्ठे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, उन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कायम कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये एक स्पीशी है, जैसे ह्यूमंस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पॉपुलेशन क्या होती है। ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि जब स्पीशीज मिलती हैं एक ही जगह पर एक ही वक्त में तो उनसे हमारे पास पॉपुलेशन बनती है। मिसाल के तौर पर 100 ह्यूमंस इन एन एरिया या फिर 20 हॉर्सेज इन ग्राउंड। यानी कि अब ये एक ही किस्म की स्पीशी है और ये उनका ग्रुप है जो एक ही जगह पर रह रहा है, तो इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब अगर हम पॉपुलेशन लेवल के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले इसमें आ जाता है जीन फ्रीक्वेंसी। अब जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब यह कि हाउ मच ए जीन रिपीट इन ए पॉपुलेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं और उन जीन्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। यार फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वो जीन कितनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम उसकी बात करेंगे कि ये जीन फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब जीन फ्लो की बात करें तो इसका मतलब होता है कि फ्लो ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ पेरेंट्स के जीन जो है वो फ्लो करते हैं। और जीन फ्लो को वैसे अगर देखा जाए तो सडन म्यूटेशंस या फिर कोई ऐसा डिज़ास्टर आ जाए जिसकी वजह से स्पीशीज़ ख़त्म होने लग पड़े तो उनकी वजह से जीन फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फिर इसका मतलब यही होता है कि यार कौन कौन सी एज के लोग जो हैं वो एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं, यानी कि 10 से 20 साल के कितने, 20 से 30 साल के, 30 से 40 साल के कितने लोग जो है वो प्रेजेंट हैं। अगर यही हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है, जो कि चौथा पॉइंट है हमारा, इसका मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कितने प्रेजेंट हैं, यानी कि 100 प्रेजेंट हैं, 200 प्रेजेंट है, ये हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। अब अगर यही हम पॉपुलेशन प्रेशर की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि यार एक इन्वायरमेंट में आपको पता है जितनी जो एक पॉपुलेशन है, अब उस पॉपुलेशन का इम्पैक्ट एक इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है, उसको हम कहेंगे यार ये इस पॉपुलेशन का प्रेशर है इसके इन्वायरमेंट में। अब अगर हम जीन पूल को देखें जो कि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब ये होता है कि यार टोटल नंबर ऑफ जीन्स, यानी एक पॉपुलेशन में मिसाल के तौर पर 100 जीन्स प्रेजेंट है, तो वो जो 100 जीन्स प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे कि यार ये जीन पूल है। ये हमारा पॉइंट है कम्युनिटी लेवल। अब अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस
सेम एरिया को इनहेबिट करें एक ही टाइम में, तो इससे हम कहेंगे यार ये एक कम्युनिटी बन गई है। अब कम्युनिटी जो है उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इन विच पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रिमेन स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन बैलेंस विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी फॉरेस्ट। अब डेफिनेशन की बजाय अगर आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल पे ध्यान दें तो आप लोगों को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ही किस्म किस्म की पॉपुलेशंस प्रेजेंट है। जब वो आपस में मिलती हैं तो एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। तो एक फॉरेस्ट एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी होता है, यानी इसमें बहुत ही किस्म किस्म की पॉपुलेशंस प्रेजेंट होती है। जबकि दूसरी चीज़ जो कि हमारे पास आती है वो होती है एक सिंपल कम्युनिटी। अब एक सिंपल कम्युनिटी क्या होती है? सिंपल कम्युनिटी एक आसान सी बात है कि ए ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन कैरेक्टर्स अगर एक जगह पे रह रहे हैं तो वो एक सिंपल कम्युनिटी होगी। अगर मैं आसानी से आपको एग्जांपल दूं तो एक बेसिकली लेक। अब लेक में आपको पता है लेक एक छोटी जगह है, वो फॉरेस्ट जितनी बड़ी नहीं होती, वो एक थोड़ी सी जगह है। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशंस होंगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी, यानी पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, यानी 100 हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं, या मतलब कम अमाउंट में होंगी। तो वो एक लेक है। अगर तो वो एक सिंपल कम्युनिटी है। अगर यही यहाँ पे लेक की जगह ओशन लिखा होता तो ओशन एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी में आना था, क्योंकि इसमें पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी के अंदर जो इंट्रैक्शंस पाई जाती हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगा पैरासाइटिज्म। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि यार एक पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड और शेल्टर ले और इन रिटर्न उसको हार्म करे, उसको तकलीफ पहुंचाए। मिसाल के तौर पर हम इसमें जुओं की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि वो हमारे बालों में रहती हैं और खून चूसती हैं, तो इससे हमें नुकसान होता है, उन्हें फ़ायदा होता है, और वो पैरासाइट है। इसी तरह म्यूचुअलिज्म। अच्छा, अब म्यूचुअलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दोनों लोगों को फ़ायदा होता है, यानी कि दो जानदार इकट्ठे रह रहे होते हैं और दोनों जानदारों को इकट्ठे रहने की वजह से फ़ायदा हो रहा होता है। आ जाती है बात कंपटीशन की। कंपटीशन का मतलब तो साफ साफ ये है कि मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे लायंस हैं या बहुत सारे टाइगर्स हैं। अब वो इन्वायरमेंट इस काबिल नहीं है कि वो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को या एनिमल्स को सपोर्ट कर सकें, तो उनका आपस में जो है वो कंपटीशन होगा कि किसके पास कितने ज़्यादा फेवरेबल करैक्टर्स हैं और जो है वो खाना ढूंढने के काबिल होता है। तो इस तरह उनके दरमियान आपस में कंपटीशन आ जाता है सर्वाइव करने के लिए। हम कमेंसलिज्म की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हो लेकिन उनके इकट्ठे रहने से एक बंदे को ही फ़ायदा हो रहा हो, दूसरे को ना उसका नुकसान हो रहा हो ना उसको कोई फ़ायदा हो रहा हो, तो इसको हम कहेंगे यार ये कमेंसलिज्म है। अच्छा, अगर हम प्रीडेटर्स की बात करें तो यार प्रीडेटर्स का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। तो प्रीडेशन भी एक इंटरेक्शन है जो कि कम्युनिटी के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे हमारा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सारा का सारा ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके, उनको भी 85/85 वो भी लें बायोलॉजी के अंदर। दे दें इजाज़त और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।